सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास क्लास 12th का हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये चैप्टर पर हम लोग विशेष आज डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि दूसरा विश्व युद्ध में जो है कौन कौन जो है दो पक्ष था। तो पहला पक्ष था मित्र राष्ट्र और दूसरा है ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है, जिसको एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र को एलाइड पावर्स कहा जाता है और ध्रुवी राष्ट्र को पोलर नेशंस के नाम से जाना जाता है। हम लोग को ये भी जानना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि मित्र राष्ट्र के जो एक संघ था या मित्र राष्ट्र के अंदर जो है कौन कौन देश जो है मिलकर विपक्ष के साथ लड़ाई किया। तो यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना। और ये जो मित्र राष्ट्र है दूसरा विश्व युद्ध में विनर रहता है, जीत घोषित करता है। दूसरी तरफ है ध्रुवी राष्ट्र, जिसको पोलर नेशंस के नाम से जाना जाता है। पोलर नेशंस के अंतर्गत जो है जर्मनी, इटली, जापान विशेष रूप से जो है अपना जो है पक्ष रखा था। लेकिन में जो है ध्रुवी राष्ट्र जो है रन मान जाती, या कहिए कि ये जो है मित्र राष्ट्र के आगे जो है अपने आप को समर्पण कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। तो यूएसए यानी जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो वो क्या हुआ था, यानी यूएसए क्या किया कि जापान में, कहा तो जापान में जो है बच्चों यूएसए जो है किया था कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम, यानी यूएसए जो है जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए ध्यान से आप इसको देखें और सुनें, ठीक है ना। यूएसए जो है जापान पर जो है दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, देखिए यहाँ पर यूएसए जो है जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में जो है 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को दो परमाणु बम, हिरोशिमा में जो है लिटिल बॉय नामक जो है परमाणु बम गिराया और नागासाकी में जो है फैट मैन नामक जो है एक एटम बम गिराया, यानी परमाणु बम गिराया था कौन, यूएसए। और ये दिखाने की कोशिश किया कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है ना। ये जो परमाणु बम या एटम बम गिराया यूएसए, तो यूएसए जो है अपनी पावर दिखाया। और इसमें जो जापान जो है अपने आप को कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में अपने आप को समर्पण करने ही वाला था, लेकिन यूएसए जो है अपना ताकत दिखाने के लिए जो है जापान पर जो है दो परमाणु बम गिराता है, ठीक है। अच्छा, किसको ताकत दिखा रहा था ये भी जानने की जरूरत है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर में हम लोग देखें कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच ही लड़ाई था। अपने ही संघ के दो देश आपस में जो है हथियार के होड़ कहिए या आइडियोलॉजिक या विचारधारा की लड़ाई में जो है आपस में जो है शीत युद्ध हो रहा था। तो यूएसए जो है जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया, तो दहशत जापान के साथ साथ जो है अपने जो मित्र राष्ट्र के सदस्य था उस पर भी जो है अपना वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है परमाणु बम गिराता है। इससे जो है सबसे ज्यादा जो है धक्का जो है कह सकते हैं ध्रुवी राष्ट्र के देशों पर लगा। जापान, विशेष रूप से जापान को जो है बहुत नुकसान हुआ। लमसम जो है 20,000 से ऊपर जो है लोग वहां मारे गए थे, है ना। हालांकि जर्मनी, इटली, बाकी अन्य देशों को जो ध्रुवी राष्ट्र के सदस्य थे उनको भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसमें जो है यूएसएसआर को भी धक्का पहुंचा। अब किस बात पर धक्का पहुंचा आगे आते हम लोग समझते हैं कि जब यूएसए जो है जापान पर जो है परमाणु बम गिराता है, तो यूएसएसआर को, यानी कहने का मतलब है सोवियत संघ को ये नहीं पता था कि परमाणु बम जो है अमेरिका बना रखा है। इसको सोवियत संघ को तब पता चलता है परमाणु बम के बारे में जब यूएसए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों में परमाणु बम गिराता है। तब यूएसएसआर या सोवियत संघ को पता चलता है कि अमेरिका ने परमाणु बम भी बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है यूएसए के जरिए जो है सोवियत संघ को भी धक्का पहुंचता है, ठीक है। तब जाकर के सोवियत संघ भी क्या करता है कि वो परमाणु बनाने का जो अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, और यही कारण है कि दोनों के बीच जो है हथियार का होड़ की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि दोनों
गुटों के बीच जो है पूंजीवादी और समाजवादी आइडियोलॉजी का विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन इससे पहले हथियार की होड़ की भी लड़ाई थी। अब देखिए यहाँ पर जो है जब दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम होता है यूएनओ। ये जो है दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है यूएनओ बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा पूछता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। अच्छा बच्चों, यूएनओ से पहले एक संस्था था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, लीग ऑफ नेशन जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था, राष्ट्र संघ। ठीक है, यूएनओ से पहले एक संस्था थी जिसका नाम है राष्ट्र संघ, और ये जो है 10 जनवरी कब, तो 10 जनवरी 1920 को बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है लीग ऑफ नेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था 10 जनवरी 1920 को। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो ही जाता है, तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय जो है यूएनओ का अमेरिका का न्यूयॉर्क में है। इनका अध्यक्ष अभी वर्तमान में या तत्कालीन जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस है, और ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ का अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है, और ये जो है पुर्तगाल से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जो यूएनओ का भी सदस्य है 193 देश हैं। ठीक है, यूएनओ का जो है सदस्य देश कितना है, तो 193 है। ठीक है, और यूएनओ का जो संविधान है बच्चों, उनको चार्टर के नाम से जाना जाता है। और यूएनओ के अंदर जो है 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, जैसे कि महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, न्याय परिषद हो गया, है ना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद हो गया। इस तरह जो है 6 अंग है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मित्र राष्ट्र जिसको एलाइड पावर्स के ही 2 देश क्या है, यूएसए और यूएसएसआर जो है 2 गुट में बढ़ जाता है। यही क्या है, एक ही गुट के, या कहिए कि मित्र राष्ट्र के ही 2 देश जो हैं आपस में जो है भिड़ जाते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। देखिए यहाँ पर दोनों अलग क्यों हो जाते हैं, मुख्य जो कारण था, यूएसए ने परमाणु बम बना रखा था और यूएसएसआर को पता भी नहीं था। जब यूएसए परमाणु बम बनाया था तो मात्र 2 देश को ही जानकारी था, एक था ग्रेट ब्रिटेन, एक जो है ग्रेट ब्रिटेन को पता था कि जो है यूएसए जो है क्या बना रखा है, परमाणु बम बना रखा है। दूसरा था कनाडा। कनाडा कनाडा क्या, ये दोनों, एक तो यूएसए को पता था कि मैं परमाणु बम बना रहा हूँ, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन को पता था, तीसरा कनाडा को पता था। यूएसएसआर को पता भी नहीं था कि यूएसए जो है क्या बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है। यही कारण है कि दोनों के बीच जो है हथियार का होड़ होना शुरू हो जाता है। हथियार का होड़ का तात्पर्य ये है कि यूएसएसआर भी क्या करने लगता है, परमाणु बम बनाने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यूएसए को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों महाशक्ति हैं। अच्छा, ये अभी आपको जानना है कि यूएसए को पहली दुनिया कहा जाता है और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि ये जो है 2 ध्रुवों में बट गया था, इसलिए बोला जाता है 2 ध्रुवीयता या बाइपोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 महाशक्ति आपके बीच है, जिसमें एक है पहली दुनिया और दूसरी है दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये जो है आपका यूरोप है, और ये जो है आपका पूरा बड़ा एशिया है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। अब क्या है कि यूएसए कहिए कि यहाँ पर यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, और एशिया का जो एक देश है जिसका नाम है यूएसएसआर। ठीक है ना, ये दोनों के बीच जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई शुरू हो जाती है, या कहिए कि हथियार का होड़ शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि उत्तरी अमेरिका जो है ये पूंजीवादी का फेवर में था। इसका पूंजीवादी को कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। और यूएसएसआर जो है, जो सोवियत संघ के बात करते हैं, ये जो है साम्यवादी का विचारधारा को लेकर चल रहा था। आपको ये जानना है बच्चों कि पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस देश में सभी उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं एक निजी हाथ में होता है या निजी स्वामित्व में होता है, प्राइवेट होता है। और साम्यवादी में क्या है, साम्यवादी ऐसे अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र जो होता है सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, अब ये जो है
इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है यूरोप का जो देश है वो ज्यादा दो भागों में बढ़ जाता है। पहले तो एक पूर्वी यूरोप में और एक पश्चिमी यूरोप में जो है बढ़ जाता है। पश्चिमी यूरोप जो है वो पूंजीवादी के आइडियोलॉजी से इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो साम्यवादी की विचारधारा से प्रभावित होता है। ठीक है, इस तरह जो है जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार बना दी जाती है और बर्लिन का दीवार बनाने का मकसद ये था कि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो पश्चिमी यूरोप की ओर नहीं आएगा, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं जाएंगे, या कहिए इसको बोला जाता है पूर्वी गठबंधन। ठीक है, पूर्वी गठबंधन पश्चिमी गठबंधन की ओर नहीं आएगा, ना पश्चिमी गठबंधन वाले पूर्वी गठबंधन की ओर आएंगे। ये इसलिए जो है बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी। और बर्लिन की दीवार जो बच्चों 13 अगस्त कब 13 अगस्त 1961 से बनना शुरू हो गया था, ये आपको याद रखना है। बर्लिन की दीवार जो है लमसम जो है 150 किलोमीटर जो है बनाई गई थी, 150 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी। और इस तरह जो है पूर्वी यूरोप जो है साम्यवादी विचारधारा में सम्मिलित हो गया और पश्चिमी यूरोप जो है पूंजीवादी अर्थात अमेरिका के विचारधारा से सम्मिलित हो जाते हैं या कहीं प्रभावित होते हैं। अब पूर्वी यूरोप के करीबन 8 देश जो हैं यूएसएसआर के साथ मिला हुआ होता है। कितने? 8। और टोटल यूएसएसआर में 15 गणराज्य होते हैं। कितने गणराज्य होते हैं? 15 गणराज्य होते हैं। और यूएसए के साथ जो है 12 गणराज्य होते हैं। ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जर्मनी में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में और लमसम जो है 150 किलोमीटर दूरी तक निर्मित किया गया था। और बर्लिन की दीवार को गिराना कब शुरू किया? 9 नवंबर 1989 से। ठीक है, बर्लिन की दीवार जो है कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989। और दो ध्रुवीयता का विरुद्ध जो है बिगुल यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही बर्लिन की दीवार को गिराई जाती है वैसे ही जो है क्या होता है, जो दो ध्रुवों में बटा हुआ रहता है, इधर जो पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन में, इधर हम लोग बोलेंगे पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, और इधर जो है पूर्वी गठबंधन में बटा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया जाता है तैसे ही क्या हो जाता है, जो दो ध्रुवीयता में बटा हुआ रहता है उसका अंत का बिगुल फूंक दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बर्लिन की दीवार को गिराई गई, जो बर्लिन की दीवार को गिराया गया उसके बाद जो है दो ध्रुवीयता का अंत शुरू हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बर्लिन की दीवार को गिराना जो है शुरू कब किया? 9 नवंबर 1989 को। और यहीं से क्या कहता है कि दो ध्रुवीयता का जो है अंत शुरू हो जाता है। ठीक है, यह बिगुल फूंक दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर जो है यूरोप है। कौन है? यूरोप। और यूरोप के जो है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और यहाँ जो पश्चिमी यूरोप है यूएसए की विचारधारा से प्रभावित था। और ये जो है यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहते हैं उसकी विचारधारा में प्रभावित था। इधर हो गया पूर्वी गठबंधन, इधर वाले को क्या बोलते हैं? पूर्वी गठबंधन, ये याद रखना है। पूर्वी गठबंधन हो गया इधर, और इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, और जैसे ही बर्लिन की दीवार जो है खत्म कर दी जाती है, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन जो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक इधर कह सकते हैं ईस्ट और इधर कह सकते हैं वेस्ट, दो तरफ जो है बटा हुआ था, ये जो है जैसे ही बर्लिन की दीवार गिर जाती है वैसे ही क्या होता है? ध्रुवीयता का अंत का बिगुल फूंक दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि 1989 से लेकर 91 में विश्व में विशेषकर पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में भारी राजनीतिक परिवर्तन होना शुरू हो गया। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिर जाती है, बर्लिन की दीवार जब गिर जाती है बच्चों, तो यहाँ पर ये समझना है कि आपका यहाँ पर बर्लिन की दीवार है। ठीक है, यूरोप में। अब यहाँ पर जैसे बर्लिन की दीवार गिर जाती है तो जो पूर्वी यूरोप, किसकी बात किया जा रहा है? पूर्वी यूरोप के जो 8 देश है वो जो है साम्यवादी को छोड़कर कहाँ? तो यूएसए का जो विचारधारा था पूंजीवादी की ओर आना शुरू कर देता है। जो पूर्वी 8 देश हैं वो साम्यवादी को छोड़ना चाहता, यानी सोवियत संघ का जो विचारधारा था साम्यवाद, उसको जो है छोड़कर किधर आने की कोशिश करता है? तो पूंजीवादी की ओर आने की कोशिश करता है ना। इसको शॉक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि सोवियत संघ
और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं आपस में जो है तनाव होने लगता है या राजनीतिक परिवर्तन होने लगता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये बहुत धीमी गति से जो है डेवलपमेंट हो रहा था। साम्यवादी का जो देश है 15 गणराज्य जो हैं काफी धीमी गति से अर्थव्यवस्था जो है डेवलप कर रहा था, जबकि पश्चिमी गठबंधन या कह सकते हैं यूएसए जो है काफी जो 12 गो गणराज्य था इसके अंदर, ये काफी तेजी से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रहा था। तो यही कारण है कि पूर्वी यूरोप वाले जो हैं नहीं चाह रहा था कि हम लोग साम्यवादी रहें, मेरा भी अर्थव्यवस्था जो है तीव्र गति से डेवलप करे, विकास करे। यही कारण है कि यहाँ जो है राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज और भी जान लीजिए कि पूर्वी यूरोप जो है ग्रीक के नाम से जाना जाता है। पूर्वी यूरोप को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीक। इसको यूनान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनान कहा जाता है। और पश्चिमी यूरोप को जो है लैटिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, लैटिन, ठीक है। और इधर वाले जो हैं लैटिन भाषा, पश्चिमी यूरोप के जो लोग रहते हैं लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं, और पूर्वी यूरोप के जो लोग रहते हैं वो ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। एक चीज और भी जानना है आपको बच्चों कि पूर्वी यूरोप के जो लोग रहते थे पैट्रिशियन वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पश्चिमी यूरोप के लोग जो हैं प्लेबियन वर्ग के लोग रहते थे। प्लेबियन का मतलब है सामान्य वर्ग, मतलब किसान मजदूर वगैरह, और पैट्रिशियन का मतलब होता है अमीर अभिजात वर्ग, ठीक है ना, जो संपन्न परिवार है, वैसे लोग जो है पूर्वी यूरोप में रहता था। तो जबकि ये संपन्न होने के बावजूद भी बहुत धीमी गति से जो है प्रगति कर रहा था। यही कारण है कि बर्लिन की दीवार को जो है तोड़ दिया जाता है और द्विध्रुवीयता का जो है अंत का बिगुल फूंक दिया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है स्टेटमेंट के साथ पढ़ते चले जाएंगे। और एक इसी तरह जो है जर्मनी का जो है 1990 में क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जर्मनी का जो है एक बर्लिन की दीवार बना दी जाती थी, जब ये कहने का मतलब है कि बर्लिन की दीवार जब तोड़ दी जाती है 1990 में, तो यही कारण है कि पूरा जर्मनी जो है एक हो जाता है। पूरा जर्मन जो है क्या हो जाता है? एक हो जाता है। क्योंकि जर्मन जब बर्लिन की दीवार थी तो दो भाग में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जब दीवार टूट गया तो कौन पूर्वी और कौन पश्चिमी? यही कारण है कि जर्मनी का एकीकरण अगर आपको पूछे जाए, जर्मनी का एकीकरण अगर पूछा जाए तो 1990 दिखाना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि सोवियत गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने अपनी जनता के विरुद्ध एवं प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। अभी हमने कहा था कि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो क्या है कि वो साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर जो है जाने लगता है ना। इसको जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। यानी इसके जो 8 पूर्वी यूरोप के देश था, ये क्या करता है, अपना जो है इकोनॉमी को चेंज करता है, साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर जाता है। और जो संघ है सोवियत संघ चुपचाप जो है देखते रहता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि जनता विरोध करता है। कौन करता है? जनता विरोध कर रहा है कि हम लोग जो है पूंजीवादी की ओर जाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को जो है तेजी गति से डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, है ना। और सोवियत संघ क्या था कि अर्थव्यवस्था में विकास तो हो रही थी, लेकिन जो है वो धीमी गति से हो रही थी। यही कारण है कि जो पूर्वी यूरोप के 8 देश रहते हैं वो जो है साम्यवादी को छोड़ करके पूंजीवादी की ओर जो है जाता है, या कहिए शासन को बदल डालता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को सोवियत संघ चुपचाप जो है देखते रहता है, कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब पूर्वी यूरोप के 8 साम्यवादी देश पूंजीवादी का रुख अपनाया, उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। जब पूर्वी यूरोप के 8 साम्यवादी देश जो यूएसएसआर या सोवियत संघ में मिला हुआ था, वो क्या करता है? पूंजीवादी को अपना लेता है। पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं प्राइवेट के हाथों में होता है, ठीक है, एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में होता है, उसको पूंजीवादी कहा जाता है। साम्यवादी हमने बताया कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र जो होता है सरकार के नियंत्रण में होता है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है। तो बहुत पूर्वी यूरोप के जो 8 देश जो था साम्यवादी, वो क्या करता है? साम्यवादी को चेंज करता है, बदलाव करके जो है पूंजीवादी की ओर आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक। अंत में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। जैसे सोवियत संघ जो है क्योंकि 15 रहता है, पहले क्या रहता है? 15, जिसमें जो है 8 रहता है यूरोप पूर्वी यूरोप के देश, और 7 जो रहता है एशिया, नॉर्थ एशिया, मध्य एशिया के जो देश रहता है, ठीक है ना। अब ये 8 जो है यूरोप के देश, ठीक है ना, ये क्या करता है? कैपिटलिज्म को अपना लेता है। तो कहीं ना कहीं जो साम्यवादी संघ था, है ना, वो क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि यहीं से क्या हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन जो है शुरुआत हो जाता है और द्विध्रुवता का अंत हो जाता है।
अब यहाँ पर शॉक थेरेपी का नाम कौन लिया था, ये भी आपको जानना है कि शॉक थेरेपी शब्द कौन लेकर आया था। तो शॉक थेरेपी जो है विश्व बैंक ने कहा था, है ना, विश्व बैंक जो है ये कहा था कि ये तो शॉक थेरेपी है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। और ये कौन कहा था, तो विश्व बैंक कहा था, ठीक है, विश्व बैंक। शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि साम्यवादी का जो विचारधारा वाला देश रहता है वो क्या करता है, पूंजीवादी की ओर जब जाता है या रुख अपनाता है तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। और शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है। सोवियत प्रणाली बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करना करेगा और प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी अर्थात सरकार के द्वारा की जाएगी। इसी बोल्शेविक नियंत्रित प्रणाली को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आपको मैं एक बता दूं कि बोल्शेविक जो होता है एक प्रजाति होता है, ठीक है ना। रूस के अंदर एक बोल्शेविक नामक एक प्रजाति होता है जो क्या करता है कि एक राजा 1917 से पहले 1917 से पहले एक राजतंत्र रहता है रूस के अंदर, जो है क्या रहता है, राजतंत्र रहता है। और उस राजतंत्र में राजा कौन रहता है, जार निकोलस, ये याद रखना आपको, कौन, जार निकोलस, ठीक है। जार निकोलस जो है जार निकोलस द्वितीय रूस के अंदर जो है राजतंत्र चलाता है, काफी निर्कुंश रहता है, काफी जो है फांसीवाद सरकार चलाता है। तो इसके विरोध में जो है बोल्शेविक जाति के लोग जो है विरोध कर देता है और अपने अंदर साम्यवादी लाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए आपको रूस के अंदर जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब, 1917 में, ठीक है। यानी जार निकोलस के विरुद्ध में 1917 में बोल्शेविक प्रजाति के लोग विरोध किया था राजतंत्र को, ठीक है, क्योंकि ये निर्कुंश था, फांसीवाद था, काफी शोषण करता था। तो उसके विरुद्ध में जो है बोल्शेविक प्रजाति के लोग 1917 में जार निकोलस के विरुद्ध में एक आंदोलन किया था। उसी को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति या रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। सोवियत प्रणाली के अंदर जो है प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, सरकार करेगा, यानी राज्य द्वारा की जाएगी। इसे ही बोल्शेविक नियंत्रित प्रणाली को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में रूस में हुई एक उथल पुथल भरी घटना थी। उथल पुथल का मतलब है कि जार निकोलस के विरुद्ध में बोल्शेविक प्रजाति के लोग जब विरोध किया, है ना, और राजतंत्र को उखाड़ फेंका, ठीक है, तो उसे ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 के अक्टूबर महीने में चला, इसीलिए जो है इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस बोल्शेविक प्रजाति में सबसे जो है बुद्धिमान या कहिए कि महान लीडर जो था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट दल की स्थापना किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। और जो रूसी साम्राज्य की तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंका, तत्कालीन सरकार कौन था, जार निकोलस, कौन था, जार निकोलस को जो है कम्युनिस्ट दल के जो लोग रहते हैं, बोल्शेविक प्रजाति के लोग जो हैं, उसके नेता जो है कौन है, व्लादिमीर लेनिन, इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में जो है जार निकोलस के जो राजतंत्र रहता है उसको उखाड़ फेंका, ठीक है, कब, 1917 में। कब उखाड़ फेंका, 1917 में, ठीक है। और 1922 में सोवियत संघ की स्थापना किया गया, ठीक है। 1900 यानी 5 साल लग गया कम्युनिस्ट दल को कि पूर्वी अपनी विचारधारा को, यानी साम्यवादी जो लेकर के आया है ना, कौन, व्लादिमीर लेनिन। अगर रूस के अंदर कोई साम्यवादी लेकर आता है, समाजवादी लेकर आता है, सोशलिज्म लेकर आता है, उसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। और ये अपनी विचारधारा को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूर्वी यूरोप तक जो है फैलाने की कोशिश किया। और पूर्वी यूरोप के 8 देश जो हैं व्लादिमीर लेनिन का जो है विचारधारा से प्रभावित होकर साम्यवादी को एडॉप्ट करता है, अपनाता है। और एशिया के 7 देश, और ये 8 और 7 मिलकर के 15
गणराज्य जब आपस में मिल जाता है तो इसी को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। सोवियत 8 पूर्वी यूरोप के 8 देशों को कन्विंस करने में या कहिए साम्यवादी में लाने में उनको 5 साल लगा और 1922 में ही सोवियत संघ जो है निर्माण होता है। कितने गणराज्य से मिलकर? 15 गणराज्य, पूर्वी यूरोप के 8 देश और एशिया के 7 देश मिलकर के जो है सोवियत संघ बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अक्टूबर क्रांति की बात करते हैं तो अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ। बोल्शेविक ने यानी बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह किया और सत्ता का कब्जा कर लिया। देखिए अक्टूबर क्रांति में हुआ क्या था कि बोल्शेविक प्रजाति के जो लोग रहते हैं, बोल्शेविक प्रजाति के लोग जो हैं, जार निकोलस, कौन? जार निकोलस, ये याद रखना आपको। राजतंत्र किनके द्वारा चल रहा था? तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, ये 1917 से पहले रूस के अंदर जो है राजतंत्र चल रहा था, है ना। और राजतंत्र का नियंत्रण कौन कर रहा था? तो जार निकोलस के द्वारा जो है नियंत्रण हो रहा था। ठीक है, और इसी को जो है बोल्शेविकों ने जो है उखाड़ फेंका है। अब यहाँ देखिए पृष्ठभूमि क्या है, बोला 1917 से पहले रूस के निरकुंस और राजशाही द्वारा शासित था। अभी हमने क्या कहा, 1917 से पहले जो था वहां पर निरकुंस राजशाही द्वारा शासित था, जिसे जार निकोलस द्वितीय, अभी हम जार निकोलस की जिक्र कर ही रहे थे, का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध में वे रूस की भागीदारी के कारण जो है देश में भारी संकट और अशांति थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस ने भाग लिया था तो जनता की सेवा और अपने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट ना करके ये सारे हथियार बनाने में जो है जार निकोलस अपना पूरा संपत्ति लगा देता है, जिसके कारण जो है वहाँ का जो देश रहता है भारी संकट और विपत्ति में पड़ जाता है, अशांति हो जाता है ना। यही कारण है कि बोल्शेविकों ने जो है अस्थायी सरकार यानी निकोलस के विरुद्ध में जो है एक आंदोलन छेड़ता है और जार निकोलस की जो निर्गुण शासक रहता है उसको उखाड़ फेंकता है। ठीक है, अब यहाँ सोवियत प्रणाली क्या है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर सोवियत प्रणाली जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति यानी बोल्शेविकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के जो निर्कुंस राज शासित था उसको उखाड़ फेंका। उसी को बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और समाजवादी सोवियत गणराज्य ये किस प्रकार का, जब बोल्शेविक क्रांति हुई उसके बाद से राजतंत्र खत्म होकर के समाजवादी सोवियत गणराज्य बन जाता है। किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन, ये भी बोल्शेविक ही रहता है। व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक प्रजाति के ही एक मुख्य लीडर होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में जो है बोल्शेविक क्रांति होती है और व्लादिमीर के नेतृत्व में ही रूस के अंदर समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण किया जाता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था? समाजवादी। ठीक है, समाजवादी किसको कहते हैं? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें देश के सभी उत्पादक क्षेत्र जो होता है सरकार के नियंत्रण में होता है। अब किसका विरोधी था? व्लादिमीर लेनिन जो है किसका विरोधी था? तो पूंजीवादी का। नहीं चाहता था कि देश की प्रॉपर्टी जो है निजी हाथों में जाए ना। व्लादिमीर लेनिन का जो आइडियोलॉजी था, विचार था, वो नहीं चाहता था कि देश की संपत्ति किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए। इसलिए व्लादिमीर लेनिन जो है पूंजीवादी से या पूंजीवादी का विरोधी रहते हैं। ठीक है, अब पूंजीवादी किसको कहते हैं? पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र एक निजी हाथों में रहता है या निजी हाथों का नियंत्रण में रहता है। अच्छा देखिए यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति का क्या उद्देश्य रहता है? बड़ा समता मूलक, व्लादिमीर लेनिन का हम लोग विशेष पढ़ रहे हैं, सोवियत प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो सोवियत प्रणाली जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य रहता है और सोवियत गणराज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है समता मूलक समाज का निर्माण करना, अर्थात सभी व्यक्ति को समान अवसर देना, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना। देखिए व्लादिमीर लेनिन का सोच क्या रहता है कि निजी संपत्ति जो है सबका सब क्या हो जाएगा? समाप्त हम कर देंगे और समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज का रचना करना। सब कोई समान इक्वल है, ठीक है ना, सभी को समान अवसर, अगर नौकरी की बात हो तो सभी को समान अवसर, अगर हम लोग जन वितरण की प्रणाली की बात करें तो उसमें भी समानता है ना। तो ये व्लादिमीर का उद्देश्य रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पार्टी किस तरह का रहता है सोवियत प्रणाली में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कुल मिलाकर के व्लादिमीर लेनिन जो है ना, और वहाँ एक ही पार्टी था, यानी सोवियत संघ के अंदर जो है एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और इसी पूरी राजनीति जो है पार्टी की इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। जो पार्टी निर्णय लेगी देश के अंदर वही इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी दुनिया इसे कहा जाता है ना, सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता है। और बोल रहा है कि वहां के नेता सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक,
ये जो है 1922 में बनता है, आपको ये बता चुके हैं, 15 गणराज्यों को मिलाकर, ठीक है। और संस्था क्या बना था, देखिए ये जो है सोवियत संघ का, ये या कहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक जो है एक संस्था बनाता है जिसका नाम है वार्सा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, पूंजीवादी को रोकना, पूंजीवादी देश के विस्तार को रोकने के लिए जो है 14 मई 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा बच्चों कि वार्सा पैक्ट कब बनाया गया, या वार्सा पैक्ट कौन सा विचारधारा के लिए जाना जाता था। तो ये समाजवादी विचारधारा के लिए जाना जाता था और ये पूंजीवादी विचारधारा को रोकने के लिए बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। यहाँ पर देखेंगे कि गोर्बाचेव जो है, अब तो व्लादिमीर लेनिन का समय खत्म हुआ, अब हम लोग आ जाते हैं गोर्बाचेव। सोवियत संघ, जैसे ही गोर्बाचेव आता है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना। गोर्बाचेव जैसे ही सोवियत संघ के नेता बन जाते हैं या कहिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं, तो देश के अंदर जो है उथल पुथल हो जाता है और सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। विघटन का अर्थ होता है टूटना। पूर्वी यूरोप के देश जो हैं सोवियत संघ से अलग होकर पूंजीवादी की ओर जाने लगता है। किसके कार्यकाल में, गोर्बाचेव के कार्यकाल में। अब देखिए यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जो थे 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हुए, है ना। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन बना, गोर्बाचेव। क्यों, क्योंकि जो है सोवियत संघ 90 में या 91 में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तो उसके बाद जो है सोवियत संघ तो रहता ही नहीं, है ना। सोवियत संघ विघटित हो जाती है, टूट जाती है। इसीलिए जो बोला जाता है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, गोर्बाचेव। गोर्बाचेव सोवियत संघ के मौजूदा स्थिति सुधार करना चाहते थे। ये भी चाहता था कि जिस तरीके से यहाँ जो कह सकते हैं कि यूरोप दो पार्ट में था, जिस तरीके से पश्चिमी यूरोप, कौन, पश्चिमी यूरोप कहिए या पश्चिमी गठबंधन बोलिए, गठबंधन, जिस तरह पश्चिमी गठबंधन जो है तेजी से विकास कर रहा है, गोर्बाचेव का भी उद्देश्य था कि ये भी देश यानी पूर्वी गठबंधन भी क्या करे कि पश्चिमी गठबंधन की तरह ये भी विकास करे, ठीक है। इसलिए कुछ जो है गोर्बाचेव नियम चेंज करते हैं पूर्वी गठबंधन में, या कहिए कि सोवियत संघ के अंदर जो है बहुत चीजें जो हैं बदलाव लाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट से देखते हैं फिर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिमी देशों की सूचना और तकनीकी क्रांति हो रही थी। देखिए पश्चिमी देश के अंदर जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो इधर जो है काफी जो है प्रगति हो रही होती है ना। प्रगति जो है बहुत तेजी से हो रहा था, बोल रहा ना। पश्चिमी देशों में सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में जो है क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की आवश्यक था या आवश्यक हो गया था। यानी इधर वाला जो है प्रगति नहीं कर रहा था और पश्चिमी यूरोप लगातार जो है प्रगति पर प्रगति कर रहा था, टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर कम्युनिकेशन के मामले में हो, और पूर्वी यूरोप वाले या कहिए पूर्वी गठबंधन जो है उतना तरक्की नहीं कर रहा था। इसलिए गोर्बाचेव जो है कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब बड़े गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। देखिए गोर्बाचेव कहाँ फंसे, गोर्बाचेव जो है ये पश्चिमी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाह रहा है, यानी पश्चिमी देश का नहीं मतलब पश्चिमी यूरोप के साथ अच्छा संबंध बनाना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि ये तकनीकी के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में जो है काफी प्रगति कर रहा था, तो इससे कुछ सीखेगा, ये भी कुछ सीखेगा और अपना क्षेत्र में प्रगति करेगा। यही कारण है कि जो है गोर्बाचेव जो है क्या करता है कि पश्चिमी देशों के साथ जो है अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसके लिए गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका, जिसका नाम है, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट, जिसका अर्थ है खुलापन, लागू किया। देखिए गोर्बाचेव जो है दो सिद्धांत लेकर के आता है, यानी पूर्वी गठबंधन या कहिए कि सोवियत संघ को सुधारने के लिए दो जो है सिद्धांत लेके आता है। पेरेस्ट्रोइका, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, और दूसरा जो सिद्धांत है ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब है खुलापन। खुलापन का अर्थ होता है बच्चों कि कोई भी देश के साथ हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है। लोग एक दूसरे से सीखेंगे और डेवलपमेंट या अनुसंधान होना शुरू हो जाएगा। पुनर्रचना के मतलब है कि जो भी पहले कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके हम पश्चिमी यूरोप के बराबरी में आएंगे। इसलिए जो है गोर्बाचेव ने दो सिद्धांत लेकर के आता है, ये भी सिद्धांत आपको पूछेगा,
ठीक है। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है, पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है, खुलापन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पेरेस्ट्रोइका का अर्थ पुनर्रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सोच में सुधार लाना। देखिए क्या है, गोर्बाचेव का क्या मतलब था कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था, मानवीय सोच, यानी मानव के अंदर जो सोच बना था समाजवादी का, उसका सुधार लाना, यानी सामाजिक आर्थिक बदलाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हर एक लोग यानी जन भागीदारी पर विशेष जो है फोकस रखे थे गोर्बाचेव। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे ग्लासनोस्ट, ये क्या है, इसका अर्थ है खुलापन, और इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए बोल रहा है कि अर्थात शासन कार्यों के बारे में जनता को जानकारी और बेझिझक बोलने और वाद विवाद की स्वतंत्रता दे दिया। देखिए गोर्बाचेव जो है बहुत ही खुलापन माइंडेड रहता है, ब्रॉड माइंडेड का लीडर रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जनता को खुली छूट दे दी जाती है, लिबर्टी दे दी जाती है कि सरकार के विरोध, अगर सरकार गलत कर रहा है तो उसका विरोध करे, अच्छा कर रहे हैं तो तारीफ करे। ठीक है, बेझिझक बोल सकता था, है ना, और जो भी शासन के अंदर कार्य होता है जनता को जानकारी मिलना चाहिए। ये सारे दो सिद्धांत जो लेकर के आए गोर्बाचेव, इसका विरोध होने लगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1991 में कट्टर साम्यवादी, जो कट्टर साम्यवादी था, गोर्बाचेव के विरोध में आ गया। ये क्या कर रहे हैं गोर्बाचेव, गोर्बाचेव तो जो है साम्यवादी के विरोध वाला जो है पूंजीवादी लाने की कोशिश कर रहा है, पश्चिमी यूरोप की विचारधारा को एडॉप्ट कर रहा है। तो जो कट्टर साम्यवादी था गोर्बाचेव का विरोध करने लगा, है ना, एक तख्ता पलट भी किया। जो कट्टर समाजवादी रहते हैं, साम्यवादी के लोग जो रहते हैं, गोर्बाचेव का जो है पासा पलट दिया, यानी कह सकते हैं कि सत्ता पलट दिया। बड़ा असफल हुआ, लेकिन सत्ता पलटने में जो है कट्टर साम्यवादी असफल रहते हैं, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने जनता को बोलने की स्वतंत्रता दे रखा था। देखिए गोर्बाचेव जो है जनता के लिए काम कर रहा था, जनता को गोर्बाचेव से पहले जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से गोर्बाचेव आया जनता को जो है खुली छूट दे रखा था, बेझिझक जो है जनता जो है सरकार को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, बोले इस समय तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, यानी गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के लोगों को जो है स्वतंत्रता का स्वाद चखा चुका था कि कोई भी आदमी जो है इलेक्शन लड़ सकता है या फिर कह सकते हैं बोल सकता है ना। तो अब तो मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहली बार जो है इस तरह की लिबर्टी मिला हुआ रहता है। ठीक है, और वह साम्यवादी दल की पुरानी प्रणाली की शासन कहीं नहीं चलती थी, यानी जो अब पुरानी साम्यवादी प्रणाली थी, जो मिखाइल गोर्बाचेव से पहले, यानी कह सकते हैं व्लादिमीर या स्टालिन वगैरह जो था उस समय का जो है, अब नहीं। देखिए स्टालिन एक जो है राष्ट्रपति रहता है, स्टालिन, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। गोर्बाचेव से पहले स्टालिन रहता है, ये रूस के अंदर जो है लॉ आवरण का सिद्धांत लेके आता है, यानी सोवियत यानी यूएसएसआर के अंदर ना ही सूचना अंदर से बाहर जाएगा, जो भी देश के अंदर हो रहा है, जो भी सरकार चला रहा है, उसकी सूचना अमेरिका तक नहीं जाना चाहिए, और अमेरिका की सूचना हमारे देश तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह का जो है कठोर नियम स्टालिन बनाया था, जिसको लॉ ऑरन के नाम से जाना जाता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव का, मिखाइल गोर्बाचेव कह रहा है कि आप पश्चिमी यूरोप के जो विचारधारा है, जो टेक्नोलॉजी में या फिर कहिए कि संचार में काफी प्रगति कर रहा है, तो उसको आप एडॉप्ट करो, उसको सीखो, है ना, और जो भी कमी हो रहा है शासन के अंदर, जनता जो है बेझिझक अपनी जो है वाद विवाद करे। तो इस तरह का गोर्बाचेव काफी छूट दे रखा था। और स्टालिन हो गया या व्लादिमीर लेनिन हो गया, जनता को बोलने नहीं दे रहा था, जो सरकार करेगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन गोर्बाचेव का क्या, जनता को खुली छूट दे रखा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वह साम्यवादी दल को पुरानी प्रणाली की शासन को नहीं चाहती थी। ठीक है, यानी कट्टर साम्यवादी जो था वो नहीं चाह रहा था कि जो है फिर से जो है यहाँ पर जो है पूंजीवादी आ जाए। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता मिले। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, 1991 में बोरिस एल्त्सिन, एक और राष्ट्रपति आता है, बोरिस एल्त्सिन, जो रूसी गणराज्य के आम चुनाव में जीत कर आए। देखिए अब बोरिस एल्त्सिन जो है चुनाव जीत करके आते हैं और इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक नायक की तरह उभरे, यानी गोर्बाचेव को हरा दिया। बोरिस एल्त्सिन जो है मिखाइल गोर्बाचेव को इलेक्शन में क्या करता है, हरा देता है और जो है तख्ता पलट कर देता है। तो एल्त्सिन जिस रूसी गणराज्य से चुनाव जीते, है ना, वो यहाँ पर कह रहा है कि एल्त्सिन जिस रूसी गणराज्य से चुनाव जीते थे, उसने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इंकार। देखिए यहाँ पर एक चीज जानना है, दो, यानी एक होता है शासन जो होता है, शासन जो होता है बच्चों, आपको यहाँ बताते हैं, शासन जो होता है, शासन, ठीक है, शासन दो तरीके से होता है, एक होता है केंद्रीकृत, ठीक है, और एक होता है विकेंद्रीकृत।
विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण बोलिए या विकेंद्रीकृत बोलिए। देखिए केंद्रीकृत के मतलब क्या होता है, सारा शासन एक व्यक्ति के हाथों में सौंपना, ठीक है। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है या केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, आप समझिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सरकार के अंदर या देश के अंदर जो भी शासन चलता है एक व्यक्ति के हाथों में सौंपना। और विकेंद्रीकरण के मतलब है कि शासन का अधिकार या सत्ता को स्तर लेवल के हिसाब से बांट देना। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है। यानी सत्ता को जो है लेवल बाय लेवल क्या करना, डिवाइड कर देना, यानी सत्ता को बांट देना, यानी जन भागीदारी को बढ़ाना। और केंद्रीकरण के मतलब क्या होता है, सत्ता सिर्फ एक के हाथ में रहेगा, ठीक है, वो जो बोलेगा वही होगा। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता को लेवल के हिसाब से बांट देना। जैसे अभी हमारे देश में क्या है, पंचायत लेवल का सरकार है, जिला लेवल का है, उसके बाद जो है राज्य लेवल का है, केंद्र लेवल का है, तो इसको बोलेंगे विकेंद्रीकरण, ठीक है। राज्य यानी पंचायत स्तर पर है, जिला स्तर पर है ना, या राज्य स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विकेंद्रीकरण बोलेंगे। लेकिन कोई शासन नहीं, सीधा केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरा अगर शासित होता केंद्र सरकार के द्वारा, उसको केंद्र शासित सरकार बोलेंगे। और जब जो है पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पर अगर शासन बटा हुआ है, सत्ता बटा हुआ है, तो उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर जो है एल्सिन जो है वो क्या करता है, केंद्रीकृत सरकार को बोल रहा है कि नियंत्रण को मानने से इनकार कर देता है। बोल रहा है कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, हम विकेंद्रीकरण कर लाएंगे, ठीक है। केंद्रीकृत नियंत्रण को इनकार करने का मतलब है कि अब जो है ये क्या लाएगा, विकेंद्रीकरण लाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सत्ता मॉस्को गणराज्य, मॉस्को क्या है, रूस की राजधानी को कहा जाता है मॉस्को, ठीक है, गणराज्यों की तरफ जो है खिसकने लगी। और ऐसा खासकर सोवियत संघ के यूरोप के भागों में हुआ, यानी यूरोप के जो देश रहते हैं वो तो एकदम ऐसा वो भी और भी चाहने लगा कि नहीं अब जो है सत्ता को बांट देना चाहिए, यानी लेवल के हिसाब से, या पंचायत के लेवल में, जिला के लेवल में, राज्य के लेवल में, केंद्र के लेवल में, ठीक है ना। और बाल्टिक गणराज्य, यहाँ पर देखिए एक देश का नाम है बाल्टिक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लैटविया ने जल्द ही इसका अनुसरण किया, यानी अनुपालन किया कि ठीक बोल रहे हैं। एल्सिन जो है, बोरिस एल्सिन का विचार भी बहुत अच्छा है ना। ये जो है यही कारण है कि बाल्टिक हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, या लैटविया हो गया, यानी बोरिस एल्सिन के जो विचार रहता है वो अनुसरण करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यह मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए एक स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। यानी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मध्य एशिया के जो गणराज्य हैं वो अपने लिए जो है स्वतंत्रता की मांग नहीं करता है, वो चाहता है कि हम सोवियत संघ के साथ रहे। ये जो है मध्य एशिया के जो देश रहता है, मध्य एशिया के जो देश रहता है वो जो है अपना जो है स्वतंत्रता की मांग नहीं करता। इधर वाली जो देश रहता है ये लोग जो है सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन पूर्वी यूरोप के जो देश है, पूर्वी यूरोप के देश जो है अपनी स्वतंत्रता का मांग कर देता है, स्वतंत्रता की मांग जो है कर देता है, ठीक है ना। जबकि जो मध्य एशिया के बोल रहा है कि मध्य एशिया के जो देश हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं वो अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1900, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 1991 की दिसंबर में एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, देखिए किसके शासन काल में सोवियत संघ विघटन होता है, तो बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में। देखिए बोल रहा है कि बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। 1991 में बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस नंबर 1, यूक्रेन नंबर 2 और बेलारूस, ये तीनों जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो हम लोग देखें कि जनता को सबसे पहले स्वतंत्रता किसके नेतृत्व में आया था, मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ का विघटन किसके नेतृत्व में हुआ, तो बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं गोर्बाचेव के बारे में। तो गोर्बाचेव ने जो है 2 ऐसे सिद्धांत लेके आता है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग जान के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है देखिए पेरेस्ट्रोइका में इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सोच में सुधार लाना था। साम्यवादी से भी जो है काफी संकुचित विचारधारा है,
इसलिए जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है पूंजीवादी की ओर जो है या लोगों को भागीदारी देने की कोशिश किया, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक जो है बदलाव, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। साथ ही ग्लास नोस्ट में कहा उन्होंने कि खुलापन, है ना, अर्थात शासन कार्यों के बारे में जनता को जानकारी और बेझिझक बोलने और वाद विवाद की स्वतंत्रता दे रखी थी। तो यहाँ पर जो है रूस का जो है कह सकते हैं कि विघटन यहीं से शुरू हो जाता है। काफी वहाँ के जनता को आजादी दे रखी थी बोलने का, आंदोलन करने का, ठीक है। यही कारण जो है क्या हो जाता है वहां पर कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 26 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव की जगह पर बोरिस एल्त्सिन जीत करके आता है, ठीक है। बोरिस एल्त्सिन जो है, मिखाइल गोर्बाचेव जो है कहिए कि इलेक्शन में हार जाता है और बोरिस एल्त्सिन जो है जीत करके आता है। यही कारण है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कि 26 दिसंबर 1991 को सुप्रीम सोवियत की अंतिम बैठक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम सोवियत की अंतिम बैठक कब हुआ, 26 दिसंबर 1991 को, ठीक है। और जिसमें उपस्थिति सदस्यों ने सोवियत संघ को समाप्त करने और स्वयं को भंग करने की औपचारिकता निभाई। यही जो है अंतिम बैठक होता है सोवियत संघ का, और सोवियत संघ जो है विघटित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव अपनी इस्तीफा देता है, त्याग पत्र देता है, और एक मीटिंग होती है सुप्रीम सोवियत की, और यहीं पर क्या होता है, सोवियत संघ समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सोवियत साम्यवादी दलों को प्रतिबंधित कर दिया गया और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया और संघीय सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर का विघटन की घोषणा कर दी गई। तो इतना सा हम लोग को समझना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। सारा कहानी मैंने बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव जब आया तो जनता को काफी जो है छूट दे दिया, और धीरे जब मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्शन से हार गया उसके बाद एक नया राष्ट्रपति बना बोरिस एल्त्सिन। इन्होंने तो पूर्ण रूपेण से 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को भंग कर दिया, यानी कहिए कि उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और उसके नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन जो है सोवियत संघ का जो है समाप्ति का घोषणा कर देता है। अब यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर लोग पूछ रहा है कि बोरिस एल्त्सिन इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या कारण था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ के रूप में कोई राज व्यवस्था का पतन ना तो पहली घटना है ना ही अंतिम। सोवियत संघ के पतन के कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, आर्थिक ठहराव, क्योंकि हम लोग बोले साम्यवादी जो है तीव्र गति से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ का आर्थिक विकास जो है बहुत स्थिर लग रहा था। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और अन्य साजो सामान लगाया इस पर लड़ाई में, हथियार यानी परमाणु बम बनाने में, और इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं का पूरा नहीं कर सकी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यूएसए परमाणु बम बनाया, ठीक है ना, तो यूएसएसआर को पता नहीं था कि यूएसए जो है यानी अमेरिका जो है परमाणु बम बनाया है। मात्र दो ही देश को पता था, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन को। जैसे ही यूएसएसआर को पता चला, जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया, तो ये भी क्या करने लगा कि परमाणु बनाने के लिए जो है अपना पूरा संसाधन जो है लगा देता है, ठीक है। यही कारण जो है कि देश के अंदर जो है संसाधनों की कमी होने लगता है, यानी बड़ी कमी हो गई, और सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। यही जो है पहला कारण है सोवियत संघ को टूटने का। दूसरा कारण क्या है, बोला है कि राजनीतिक और प्रशासनिक ठहराव। यहाँ जो है राजनीतिक और प्रशासनिक जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रेटेजी होती है वो काफी स्थिर हो जाता है। सोवियत संघ राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से गतिरोध हो जाता है, जितना तेजी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, तथा साम्यवादी दल ने सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन किया। देखिए सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों के अंदर कितना साल शासन किया, तो 70 साल तक किया। अब लोग उब गया था उस चीज से, ठीक है ना।
बोल रहा है कि और अब यह जो है दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गया था। सिर्फ जो है जो नेता बना सिर्फ अपना पॉकेट भरने में और अपना जो है डेवलपमेंट शुरू कर दिया, जनता की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं था। ये स्पष्ट कर रहा है कि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गया था, यानी करप्शन वहां भी शुरू हो गया था। बड़े बड़े नेता जो हैं अपने प्रति ज्यादा और जनता के प्रति कम। बोले कि शासन व्यवस्था सोवियत संघ में फैले भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में पूरी तरह से विफल रहा। नहीं, जो भी नेता बनता था वो अपना जो है पॉकेट भरने और अपना डेवलपमेंट, बाकी जनता भाड़ में जाए, है ना, अपनी काम बनता और भाड़ में जाए, जनता वाला कहानी वहां भी शुरू हो गया था। अब यहाँ पर देखिए गोरबाचेव की सुधार, यानी गोरबाचेव ने तो काफी सुधार करने की कोशिश किया, वहां की जनता को जो है लिबर्टी दिया, आजादी दी, लेकिन इसका जस्ट उल्टा फायदा उठाया। बोल रहा है कि मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत अर्थव्यवस्था को सुधार कर पश्चिमी की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक व्यवस्था में ढील देने का वादा किया। यानी बोल रहा है कि जो भी जैसे कोई दुकान खोल रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्लांट खोल रहा है, कोई इंडस्ट्री खोल रहा है, तो उसमें गोरबाचेव वादा किया था जनता से कि हम जो है आपको ढील देंगे, रजिस्ट्रेशन बड़ी इजी से हो जाएगा। लोकतांत्रिक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण हेतु उसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का नारा दिया था। कौन दिया था ये? तो मिखाइल गोरबाचेव ने दिया था। ठीक है, इसका कारण भी लोग जो है अलग होने का एक अलग विकल्प मिल गया, है ना, लोगों को एक जुनून मिल गया अलग होने का, डेवलपमेंट करने का। अब यहाँ पर जो है चौथा हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी अपने देश के प्रति प्रेम लोगों के अंदर जगा। ठीक है, नेता का विरोध करने लगा, क्योंकि नेता जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता था भ्रष्ट से लिप्त हो चुका था। ठीक है, और संप्रभुता की चाह लोग करने लगे कि नहीं, मैं अपना देश को जो है पश्चिमी यूरोप के भांति जो है या पश्चिमी गठबंधन के भांति जो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और देश के प्रति जो है लोगों को जुनून एक जागा, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए, अपने देश के प्रति जो है प्रेम और भावना और श्रद्धा जब व्यक्त होता है करता है लोग, तो उसको राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहा जाता है। बोले सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण रूस और बाल्टिक गणराज्य, जिसको लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी अपने देश के प्रति लोग जो है प्रेम करने लगा, बोलने लगा कि नहीं नहीं, हम लोग साम्यवादी के विचारधारा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक विकास है काफी धीमी है ना, ना ही तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही राजनीति का डेवलपमेंट हो रहा है, स्थिर हो पड़ा है। यही कारण है कि ये सारे देशों की जनता के प्रति जो है राष्ट्रवाद का जन्म होता है, उदय होता है, और साम्यवादी के विरोध में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पांचवा हम लोग देख लेते हैं कि मध्य एशिया के पीछे पिछड़े हुए गणराज्यों से अलग होने की इच्छा। देखिए, मध्य एशिया के पिछड़े हुए गणराज्यों, मध्य एशिया कभी अपना विचार व्यक्त ही नहीं किया, अलग होने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन पूर्वी यूरोप चाह रहा था कि हम उनके साथ क्यों रहे, वो तो खुद पिछड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, शीत युद्ध के दौर में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना मध्य एशिया के गणराज्यों में उनकी धार्मिक और नस्लीय विभिन्नता तथा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बहुत प्रबल हो गई। यानी मध्य एशिया के अंदर जो है धर्म और नस्ल की विभिन्नता था, जिसके कारण वह देश काफी पीछे हो चुका था, है ना। जिस देश में जातिवाद, धर्म और नस्ल के कारण जो है अलग होता है, तो वह देश में एकता नहीं बन पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण पिछड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो मध्य एशिया के देश के अंदर भी यही था। यही कारण है कि पूर्वी यूरोप के जो देश था, जो सोवियत संघ में मिला हुआ था 8 गणराज्य, वो अपने आप को दरकिनार करना, नहीं नहीं, हम गरीब देश के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोपीय बाल्कान राज्यों का रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया में सबसे प्रबल रूप उभरा। ये लोग जो है मध्य एशिया के साथ रहना ही नहीं चाहता था कुल मिलाकर के, ठीक है ना, क्योंकि वहां जो है नस्लवाद, धार्मिक विभिन्नता काफी देखने को मिल रहा था, जिसके कारण लोग डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था, तो ये लोग कितना हेल्प करेगा, ठीक है ना। यही कारण है कि लोग जो है अपने आप को अलग रहना चाह। अब यहाँ पर देखिए कि उपर्युक्त सभी कारणों से सोवियत साम्यवादी व्यवस्था कमजोर होती गई और सोवियत व्यवस्था के विरुद्ध पहले से ही अंदर आक्रोश उबल ही रहा था, जो मौका मिलते ही फूट पड़ा। और ये फर्स्ट वीडियो है, और इसका एक सेकेंड पार्ट बनेगा जो आपको ये पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट करेगा, है ना, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, थैंक्स बच्चों, आप लोग जो है ध्यान